हम अक्सर गंगा को बस एक नदी के तौर पर देखते हैं, है ना? लेकिन असल में ये भारत की आत्मा है। पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक का इसका जो सफर है, वो करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी आस्था और उनकी अर्थव्यवस्था को एक शक्ल देता है। तो चलिए आज इस महान नदी की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। गंगा सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की धड़कन है। यही खेतों को सींचती है, शहरों को जिंदगी देती है और ना जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती आई है। सच में एक जीवन रेखा। तो सवाल यह है कि इस महान नदी की यात्रा आखिर शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसके जन्म की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। असल में गंगा का जन्म किसी एक जगह से नहीं, बल्कि कई धाराओं के पवित्र संगम से होता है। ये सवाल अक्सर लोगों को थोड़ा चौंका देता है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखें तो जिसे हम गंगा कहते हैं, वो नाम उसे एक खास संगम के बाद मिलता है। तो चलिए इस ज्योग्राफिकल पहेली को सुलझाते हैं। गंगा के जन्म की पूरी प्रक्रिया 5 पवित्र संगमों में होती है, जिन्हें हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसे ऐसे समझिए, अलकनंदा एक मुख्य नदी है। इसमें विष्णु प्रयाग से लेकर रुद्रप्रयाग तक 4 अलग-अलग नदियां आकर मिलती जाती हैं। और फिर आता है 5वां और सबसे अहम संगम, देवप्रयाग। बस यहीं पर जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, तब जाकर इस मिली हुई धारा को नाम मिलता है गंगा। और पता है, देवप्रयाग के इस संगम से एक बड़ी दिलचस्प लोक कथा भी जुड़ी है। ये इन नदियों के नेचर को दिखाती है। कहते हैं कि भागीरथी बहुत तेज उथल-पुथल के साथ बहती है, इसलिए उसे सास का दर्जा दिया गया है। और वहीं अलकनंदा बड़े ही शांत और गंभीर स्वभाव से बहती है, इसलिए उसे बहू कहा जाता है। है ना मजेदार? तो पहाड़ों से उतरकर गंगा मैदानों में एक विशाल शक्ति बन जाती है। यहां आकर इसका असर और इसका दायरा दोनों ही अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाते हैं। 2525 किलोमीटर, यह है गंगा की कुल लंबाई। सोचिए जरा, ये दूरी इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। ये उत्तराखंड में हिमालय से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल में बंडाल की खाड़ी तक एक बहुत बड़े हिस्से को जीवन देती है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 27%। इसका मतलब है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो पूरा सिस्टम है, जिसे हम गंगा बेसिन कहते हैं, वो भारत के कुल एरिया का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा कवर करता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इलाका है। और इस विशाल इलाके में बसते हैं भारत के 47% लोग, यानी देश की लगभग आधी आबादी अपनी खेती-बाड़ी, पीने के पानी और रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे गंगा पर निर्भर है। ये आंकड़ा ही गंगा की असली अहमियत बताता है। देखिए, गंगा की शक्ति आती है उसकी सहायक नदियों से। एक तरफ वो नदियां हैं जो हिमालय से आती हैं, बर्फ पिघलने की वजह से उनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां हैं जो इसमें आकर मिल जाती हैं। और इसी नदी तंत्र के किनारों पर बसे हैं भारत के कुछ सबसे पुराने और सबसे अहम शहर, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी से लेकर कानपुर, पटना और कोलकाता तक। सदियों से ये शहर व्यापार, संस्कृति और अध्यात्म के बड़े केंद्र रहे हैं। एक बात हमेशा से कही जाती रही है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। इसके पीछे ना एक सॉलिड साइंटिफिक कारण भी है। इसके पानी में एक खास तरह का वायरस होता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसका काम है पानी में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को खा जाना, जिससे नदी खुद को साफ करती रहती है। लेकिन इतनी खासियतों के बावजूद ये जीवन देने वाली नदी आज खुद अपने वजूद के लिए लड़ रही है, और ये इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। हमारी बढ़ती आबादी और इंडस्ट्रीज का दबाव इस नदी पर बहुत ज्यादा पड़ गया है। शहरों का सारा कचरा, फैक्ट्रियों का जहरीला पानी बिना सोचे समझे सीधे इसमें बहाया जा रहा है। नतीजा, इसका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। तो इस गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम है नमामि गंगे। ये मिशन साल 2014 में शुरू हुआ था, लेकिन काम इतना बड़ा है कि इसकी जरूरत को देखते हुए इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और हाँ, इसके बजट में भी भारी बढ़ोतरी की गई है, जो दिखाता है कि इस समस्या को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इस मिशन के 2 मेन लक्ष्य हैं। पहला है अविरल धारा, जिसका सीधा सा मतलब है कि नदी का प्रवाह बिना रुके बना रहे, वो बहती रहे। और दूसरा है निर्मल धारा, यानी इसका पानी साफ सुथरा और प्रदूषण से मुक्त हो। और इन 2 बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिशन 4 स्तंभों पर एक साथ काम कर रहा है। पहला, जाहिर है,
प्रदूषण को रोकना। दूसरा, नदी के नेचुरल फ्लो को बेहतर बनाना। तीसरा, लोगों को नदी से भावनात्मक रूप से वापस जोड़ना। और चौथा, साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर सही नीतियां बनाना। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कोशिशों का, इतने पैसे का क्या जमीन पर कोई असर दिख भी रहा है? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बदलाव की कहानी बताते हैं। जनवरी 2025 तक का ये आंकड़ा देखिए, 40,121 करोड़ रुपए। ये इस मिशन के तहत शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स की कुल लागत है। यह नंबर दिखाता है कि गंगा को बचाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। कुल 492 प्रोजेक्ट्स में से 307 पूरे हो चुके हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मिशन सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा सोर्स है शहरों का गंदा पानी यानी सीवेज, और इससे निपटने के लिए अब तक 6,255 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज को साफ करने की क्षमता बनाई जा चुकी है, और इसमें से आधी से ज्यादा कैपेसिटी तो अब पूरी तरह से काम भी कर रही है। आंकड़े उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। गंगा का भविष्य सिर्फ एक सरकारी मिशन पर नहीं बल्कि हम सब की सामूहिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। क्या हम सब मिलकर इस जीवन रेखा को फिर से जिंदा कर पाएंगे? ये सवाल हम सभी के लिए है।